हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूटैप। एंड आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अभी रिसेंटली जो यूपीएससी ईपीएफओ दैट इज बोथ एपीएफसी एंड ई और एओ का एग्जाम जो हुआ है उसके एड्यूटैप में कहाँ से ये क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, कितने क्वेश्चंस कवर किए, सोर्सेस फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स और स्कीम्स के एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं 2025 एग्जामिनेशन में, उनके सोर्सेस क्या है, मतलब कहाँ से ये कवर किए गए हैं इन एड्यूटैप कोर्स। दूसरा, हाउ मेनी एमसीक्यूज फ्रॉम एड्यूटैप कोर्स जो आए हैं एग्जाम में, ये दोनों ही चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कहाँ पे ये कवर हुआ है अलोंग विथ स्नैपशॉट्स, स्निपेट्स एक्सेट्रा, सो दैट आपको पूरी तरह से आपको समझ में आए ना कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम द एड्यूटैप। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी आगे जैसे जैसे हम लोग सेशन में बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात, बिफोर गोइंग एनी फर्दर, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको नो देखने का मन करता है नो कोर्स कैसा है एड्यूटैप का, किस तरह से वो कंटेंट को कवर कर रहे हैं, कहाँ से कवर कर रहे हैं, उनका प्रेजेंटेशन क्या है, वेदर वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं, कई सारी चीजें से क्वेश्चंस आपके चलते रहते हैं नो बिफोर परचेजिंग एनी कोर्स। सो नो टू उसका एक आंसर लाने के लिए हमने एक 2 डे का डेमो कोर्स लॉन्च किया है। ये मास्टर कोर्स का ही एक रेप्लिका है। ठीक है, तो आप जैसे मास्टर कोर्स जैसे खरीदते हो, जिस तरह से आपको सारे दिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स, मैगजीन्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू कैन व्यू हियर एज वेल एंड यूज एज वेल। ऐसा नहीं कि व्यू ही करना है, आप इसको यूज भी कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, क्विजेस दे सकते हो। सिंपल एक मास्टर कोर्स का जिस तरह से वही रहेगा रेप्लिका में, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते, अनलाइक मास्टर क्लास जहाँ पे कई सारे पीडीएफ नोट्स वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये इसीलिए हमने किया सो दैट आपको एक फील मिल जाए कि ये जो एड्यूटैप में जो कोर्स लॉन्च किया गया है यूपीएससी पीएफओ का किस तरह से है, किस तरह से प्रेजेंटेशन है, कौन से टीचर्स है, किस तरह से उन्होंने पूरा नोट्स बनाया है, वीडियोस बनाया है, ये आपको एक फील दिलाने के लिए, सो दैट आपको एक कंफर्ट मिल जाएगा बिफोर परचेसिंग द कोर्स। एंड ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में 1 रुपी में अवेलेबल है। एंड इसका जो लिंक है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इफ एनीवन ऑफ यू नो देख रहे हैं कैसा एक अपॉर्चुनिटी का, ये डेफिनेटली आप देख सकते हो, बहुत इजीली आप कर सकते हो। ऐसे नहीं कि बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज करके आप पूरा देख सकते हो मास्टर कोर्स को। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर सेशन जो अभी हम लोग करने वाले हैं, दैट इज व्हाट आर द सोर्सेस फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं एग्जाम में, वो एड्यूटैप के कोर्स में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वहां मतलब कहाँ कहाँ पे हमने कवर किया है, दैट इज सोर्सेस। एंड दूसरा, कितने क्वेश्चंस हमने कवर किया है इसमें से। नाउ बिफोर गोइंग एनी फर्दर, सबसे पहले यस व्हेन वी लुक एट द यूपीएससी पीएफओ का एग्जाम एज सच, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेयर एक्ट से ही पूछे जाते हैं। जो भी लेबर लॉ से या लेबर एक्ट से, सोशल सिक्योरिटी एक्ट से, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से, उन्हीं से पूछे जाते हैं। एंड ये ऐसा नहीं, आप ये आराम से कहीं से मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वहां आपको बेयर एक्ट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके भी आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जो स्पेशली नॉन लीगल स्टूडेंट्स है उनको वो टर्मिनोलॉजी समझना बहुत मुश्किल होता है। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि किस तरह से इस कंटेंट को समझ ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि इफ एज ए स्टूडेंट मैंने भी जब किया था, यू नो मुझे भी टाइम लगा था, एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ने के बाद ही उसका बेसिक नो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिला था। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस, क्वेश्चंस बेयर एक्ट से ही आते हैं, जो यूपीएससी जो सिलेबस में मेंशन किया है लेबर लॉस करके। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये स्टैटिक क्वेश्चंस ही है, स्टैटिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बेयर एक्ट्स
एंड उसी में से आपको जो भी अप्लाइड क्वेश्चन है वो भी आएंगे। ऐसा नहीं कि स्टैटिक क्वेश्चन है तो बिल्कुल सीधे साधे पूछेंगे, नहीं, उसमें कई सारे ट्विस्ट ट्वीक्स बहुत होते हैं। सो बट यस, स्टैटिक क्वेश्चन है, बट यस इंक्लूड्स अप्लाइड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स एज वेल। कई बार आपने बेर एक्ट में एक सेक्शन को पढ़ा है, एक ओके उस सेक्शन के तहत अगर कुछ है तो आपको एक स्टोरी टाइप का, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, and they'll expect you to understand the context and then answer the question accordingly। मतलब जो एक्ट का जो सेक्शन है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बट अप्लाइड सॉर्ट। एंड कई बार इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स मतलब बहुत लेंदी आपका कैलकुलेशंस होगा, बेसिक ही रहेंगे, लेकिन वो तभी आप लोग ये अप्लाइड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे जब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बेर एक्ट के इसमें जो भी प्रोविजन है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्ट, वो तब तक करना मुश्किल है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सोर्सेस एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट मुझे कुछ चीजें आपको ऐसे हाईलाइट करनी है, सो दैट कुछ एक डिस्क्लेमर टाइप का है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे रिलेटेड टू द कोर्सेज ऑफर्ड बाय एड्यूटैप फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। सबसे पहली बात, कितने क्वेश्चंस कवर हुए एड्यूटैप के कोर्स से? सो एड्यूटैप के कोर्स से जो आउट ऑफ 19 क्वेश्चंस, इस बार ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से कुछ क्वेश्चंस आए ही नहीं थे। ऑल द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स और स्कीम्स, वो टोटल 19 थे। उस 19 में 16 क्वेश्चंस एड्यूटैप के कोर्स के कंटेंट से ही पूछे गए हैं, मतलब उस कंटेंट में कवर्ड था। ठीक है, सो ये हो गया हाउ मेनी क्वेश्चंस। दूसरा, सो पिछली बार ऐसा हुआ है तो इस बार भी होगा कि आपके ही कोर्स से पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाए। यस, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हियर अगेन उसी तरह से रिपीट हो ये हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूपीएससी। कई बार बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ पेपर बनाती है। नो डाउट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक एक्ट का, जितने भी मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट एक्ट्स है रिलेटेड टू लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, हमने पूरी कोशिश की है सही तरीके से उसको कवरेज करें along with the latest amendments and latest pattern of यूपीएससी पीएफओ एग्जाम। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें कोर्ट केसेस का भी जो लैंडमार्क जजमेंट्स मानते हैं उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। सो हम लोग उसी तरह से प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, बट स्टिल एज आई सेड रिपीट होंगे ये मैं बोल नहीं सकती, दो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, नाउ तीसरा क्वेश्चन, ये कंटेंट पढ़ने से आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी पैटर्न, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, यस मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल स्टिक टू द सिलेबस ओनली, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार उनके ऐसे ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस पैटर्न जो है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहता है। सो बेस्ड ऑन दैट जितना वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हमने पूरी तरह से बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हमने कवर किया है। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बच्चे पूछते नहीं मैं हमने एड्यूटैप का कोर्स ले लिया है तो फिर वी कैन इजिली क्लियर द एग्जाम। सी, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर है। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट द कोर्सेज, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, पढ़ने के बाद एटलीस्ट रिलीजियसली 2-3 रिविजन बहुत सही तरीके से नहीं करोगे, एंड जो भी हमने क्विजेस दिया है जो भी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस आप नहीं करोगे क्वेश्चंस का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्लियर करना। सो हियर ये सिंपली बाय परचेजिंग द कोर्स कोई भी नहीं कर सकता है एग्जाम क्लियर। फॉर दैट आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, रिलीजियसली आपको एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन करना पड़ेगा, एंड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ दैट विल हेल्प कि आपके चांसेस बढ़ जाए इसमें सिलेक्शन होने का। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस एज सच इंक्लूडिंग द सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड अगर इसको आप छोड़ रहे हो तो आपका जो सिलेक्शन वाला जो आपके चांसेस है वहां पे आप
कमी ला रहे हो। सो इस कंपोनेंट को बिल्कुल भी मत छोड़िए व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉस, क्योंकि नाउ आई हैव टोल्ड यू 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से आउट ऑफ 120, सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि रिलेटेड टू जो भी डिस्क्लेमर है, रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई हैव ट्राइड टू आंसर देम। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चंस, अभी हमने बोला है कि 19 क्वेश्चंस, राइट, 19 क्वेश्चंस टोटल है, उसमें से 16 क्वेश्चंस एड्यूटैप के कोर्स के कंटेंट से कवर हो गए हैं। तो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के 6 क्वेश्चन है। हर बार ये उल्टा होता है, जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट से स्कीम्स होते हैं उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, या मैक्सिमम 5 to 6, एंड 13 to 14 क्वेश्चंस, 13 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से। लेकिन 2025 का एग्जाम जो है पैटर्न वो बिल्कुल अलग है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द अर्लियर डिस्क्लेमर सेक्शन, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। वो कब होगा? जब आप बहुत सही तरीके से अपने पूरे कंटेंट का कवरेज किया है, अच्छे तरीके से 2-3 रिविजन्स किया है, ओके, एंड अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है, अप्लाइड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, अगर ये सब आपने किया है तो आपका बहुत हाई लाइकली चांस है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सही तरीके से निकाल ले। ठीक है, सो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछे गए इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, एंड 4 हमारा कवरेज है। वहां पे सोशल सिक्योरिटी से 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 12 हमारा कवर्ड है फ्रॉम द एड्यूटैप कंटेंट। सो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, जो हमने टाइटल दिया है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ कवर हो गया, ओके, जो हाउ मेनी क्वेश्चंस वाला। और दूसरा क्वेश्चन सोर्सेस, हमें आपको ये भी दिखाना है कि कहाँ से ये क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। I'll take you through all the 16 questions in this video, आप यहाँ देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का है, ये स्माइल स्कीम है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। एंड यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कि रिहेबिलिटेशन ऑफ स्माइल, स्माइल स्कीम के तहत किसकी रिहेबिलिटेशन होती है। एंड यहाँ पे क्लियरली जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का डॉक्यूमेंट है, उसमें क्लियरली ये हाईलाइटेड है। सो ये कवर्ड है एड्यूटैप के कोर्स में। ठीक है, सो यहाँ पे इसका आंसर हो गया आपका बोथ 1 and 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है हमारा अगेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से या सोशल सिक्योरिटी एक्ट में भी कवर किया गया है। Which one of the following is not a currently existing scheme under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952? So यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्निपेट्स मैंने यहाँ पे दिया है, दिस इज फ्रॉम द जो हमने कवर किया है, ये लाइव क्लास का है एंड ये नोट्स का है। सो हियर ये मास्टर कोर्स में कवर किया था, सोशल सिक्योरिटी लाइव क्लास में हमने इसका पूरा डिस्कशन किया था विद प्रॉपर टेबल, कौन से कंपोनेंट में कितना कंट्रीब्यूशन सोर्स से कहां से आता है, कितना कंट्रीब्यूशन मतलब मैक्सिमम होता है, उसका पर्पस क्या है, एंड ये क्लियरली हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो कवर्ड इन द सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट नोट्स चैप्टर 3 में, जो ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है। ठीक है, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है, जहाँ पे एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं, पहले था, इसको सब्ज्यूम कर दिया गया है किसी और कंपोनेंट में। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द, देखिए आप ईपीएफओ का लिए एग्जाम लिख रहे हो तो ऑब्वियसली ईपीएफओ एक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। ओके, सो द सेम थिंग वी हैव बीन विटनेसिंग, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ये कई ना जितने भी इन्होंने अर्लियर एग्जाम्स भी कंडक्ट किया है यूपीएस ने, इसमें हमने एक चीज ये देखा है कि ईपीएफओ एक्ट से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। ओके, सोशल सिक्योरिटी एक्ट से हमने देखा 4 to 5 पूछेंगे, तो उसमें 2 to 3 तो ईपीएफओ का ही होते हैं। ठीक है, सो द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये एक्चुअली सेक्शन 16 में आता है। ठीक है, सेक्शन 1 में हमारे एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, ये सब आते हैं एज पर दिस एक्ट, जो हमने लाइव क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है कि जनरल एप्लीकेबिलिटी क्या है,
उसके एक्सटेंशन प्रोविजंस क्या है, अगर इसको दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए एक्सटेंड करना है तो उसमें किस तरह से कर सकते हैं, उसमें क्या थ्रेशोल्ड लेवल्स है ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अदर पॉसिबिलिटीज। फिर कंटिन्यूड एप्लीकेबिलिटी किस तरह से होता है, एंड ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्चुअली सेक्शन 16 में आता है, ठीक है। एंड द सेम थिंग वी हैव कवर्ड इन द नोट्स एज वेल। सो ये भी हमने सोशल सिक्योरिटी लाइव क्लास में भी कवर किया है अंडर द यूपीएससी ईपीएफओ APFC and E और AO का मास्टर कोर्स, एंड ऑल्सो इट वॉज कवर्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट नोट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा आंसर होगा एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय फ्यूअर देन 50, लेस देन 50 यहाँ पे है, नो पावर यूसेज विदाउट द एड ऑफ पावर, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये है हमारा अगेन सोशल सिक्योरिटी एक्ट से, दैट इज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से पूछा गया है। So here Mr. X earns wages of rupees 20,000 per month. What will be the contributions of the ESI scheme under this? So यहाँ पे contributions के अलग अलग दिया है, क्योंकि when we talk about ESI contribution या EPFO contribution दोनों का रहता है, employer and employee का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हमने मेंशन किया है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन अभी 0.75% है, जो पहले 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था, ओके, ये 2019 के बाद का है, उससे पहले वो 1.75 था एंड आज के डेट में 3.25 है, उससे पहले वो 4.75 था। हमें तो अभी का चाहिए, तो विल अप्लाई दिस। so, जो ऑलरेडी हमने करेंटली करके ऑलरेडी ये प्रोवाइड किया है, दिस वाज कवर्ड इन द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ए और एओ मास्टर कोर्स सोशल सिक्योरिटी के लाइव क्लास में कवर किया गया था, ठीक है। एंड इसके हिसाब से चलते हुए हमारा अब कैलकुलेशन करोगे तो ये करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। सो अगेन covered very clearly. Moving on to our next question. The question says, which one of the following is not a benefit provided to an employee under the Employee State Insurance Act? Again ESI Act, Social Security Act से है, तो इसमें भी ये सेक्शन 46 में कवर होता है। द बेनिफिट्स, किसको ये बेनिफिट, सर्टेन बेनिफिट्स टू स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स या उनके डिपेंडेंट्स को मिलेगा, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्लियरली बेनिफिट, एंड ये हमने कवर किया है in the UPSC, EPFO, APFC and E और AO master course, and ये concept notes में भी covered है, live class में भी covered है as part of discussion. So यहाँ पे sickness benefit already है, maternity benefit भी है, disablement benefit भी है, लेकिन कहीं पे भी health benefit नहीं है। So ये एक इसका benefit नहीं है, and ये भी हमने clearly cover किया है in the notes. Moving on to our next question. Consider the following statements in reference to the Payment of Wages Act 1936. Now इसमें इन्होंने क्या किया है, different sections का एक ही इसमें दिया है in the form of statement based. So पहला statement क्या है, wages में भी paid in current coins. Yes, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या बोलता है कि जो भी पेमेंट है मोड, दैट कैन बी करंट कॉइन, करेंसी नोट्स हो सकता है, चेक हो सकता है, या फिर डायरेक्टली उनके अकाउंट डिपॉजिट हो सकता है। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो 1 is true. वेज पीरियड कैन बी फिक्स्ड फॉर वीकली पेमेंट। यस, यहाँ पे हमने देखा है कि डेली पेमेंट भी हो सकता है। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ओके, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर नुएंसेस भी अगर देखे जाएंगे तो डेली भी होता है, वीकली भी होता है एंड मंथली भी होता है, मैक्सिमम मंथली होता है, दैट इज अ वेज पीरियड। सो यस, वीकली पेमेंट्स का है। And wages are to be paid before the expiry of the 7th day after the last day of the wage period in establishments employing more than 1,000 persons. Less than 1,000 persons is the yes, expiry of the 7th day after the wage period completes, last day of the wage period. लेकिन वही यहाँ पे बोल रहे मोर देन 1,000 पर्सन, 10th डे तक एस्टेब्लिशमेंट्स को टाइम रहता है। मतलब अगर Jan 31 को वेज पीरियड कंप्लीट हो रहा है तो 10th फेब तक उसको टाइम है कि वो पे करे उसको। सो हियर ये दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मतलब इस तरह से दिया है कि थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है, बट डिफरेंट सेक्शन से उठाया है तो थोड़ा सा बच्चे को जब तक वो पूरे क्वेश्चन को समझ के आंसर करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से कवरेज किया है, सही तरीके से रिवाइज किया है, तो आराम से इसको आंसर कर पाओगे। सो हियर 1 and 2 ओनली। अगेन दिस हैज बीन कवर्ड इन द लाइव क्लास एज वेल एज इन द कॉन्सेप्ट नोट्स एज वेल, दोनों में ये कवर्ड है। Moving on to our next question, which of the following deductions from the wages can be made under the Payment of Wages Act? ये हमारा कवरेज हुआ है बोथ लाइव क्लास एंड कॉन्सेप्ट नोट्स दोनों में भी हुआ है।
एंड ये हमने कई बार हाईलाइट भी किया था ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस एंड वाइल डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, मतलब ए से लेके यहाँ आई तक है, जे से लेके आर तक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड ये वो डिडक्शन है अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो वैलिड है एज पर दिस एक्ट। ओके, सो इसके अलावा कुछ और डिडक्शंस करेंगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा। सो हमें समझना तो चाहिए कि डिडक्शंस कर सकते हैं तो कौन से ऐसे डिडक्शंस कर सकते हैं जो वैलिड मान सकते हैं, वही इसमें मेंशन है, द सेम थिंग दे हैव आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस कैन बी मेड? सो स्टेटमेंट बेस्ड अगेन इसी में से दिया है। डिडक्शंस फॉर एमिनिटीज एंड सर्विसेज, यस। डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस, देखिए हाउस अकोमोडेशन सच एमिनिटीज, रिकवरी ऑफ एडवांसेस, पेमेंट्स फॉर कोऑपरेटिव डिडक्शंस, ये सभी है। सो ये सारे ही वैलिड डिडक्शंस है दैट कैन बी डन। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ वन आई विदाउट कॉम्प्लिकेशन। नाउ ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो कवर्ड तो है ही, लाइव क्लास में भी कवर्ड है, नोट्स में भी कवर्ड है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब तक आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझोगे नहीं, इट वुड बी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये कब आपको इजी लगेगा? व्हेन आपने कॉन्सेप्ट को सही तरह से समझा है, ओके, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया है। सो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया है लॉस ऑफ वन आई विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ये एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट का ही है। द अदर बीइंग नॉर्मल, दूसरा ठीक है, इज कंसिडर्ड एज व्हाट काइंड ऑफ इंजरी अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट। ना एक तो यहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है, 2 आंख है, एक तो पूरा उसका लॉस हो गया है, मतलब विजन बिल्कुल जीरो हो गया है, लेकिन दूसरा आंख काम कर रहा है, मतलब एक तो परमानेंट डिसेबिलिटी है लेकिन एक आंख है तो वो काम कर पा रहा है। सो पार्शियल है, टोटल डिसेबिलिटी नहीं, टोटल होगा मतलब दोनों आंखें चले गए, वो टोटल होगा, लेकिन यहाँ पे परमानेंट भी है और पार्शियल भी है। सो ये आता है हमारा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में, एंड ये हमने बहुत क्लियरली कवर किया है। नो डेफिनेशन, नो एम्प्लॉयर का यहाँ पे पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है, उसमें फिर परमानेंट और टेम्पररी किस तरह से होता है, एंड टोटल डिसेबलमेंट में अगेन टेम्पररी टोटल, परमानेंट टोटल किस तरह से होता है, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया परमानेंट पार्शियल डिसेबल। देखिए इसमें टेम्पररी परमानेंट, इसमें भी टेम्पररी परमानेंट। ठीक है, एंड दिस वाज कवर्ड very clearly in the live sessions. Moving on to our next question. अगेन ये एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट से, जैसे मैंने पहले बता रही थी कि अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अर्लियर वाला क्वेश्चन बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है, अब दूसरा वाला न्यूमेरिकल है फ्रॉम द सेम कंपेंसेशन एक्ट। ओके, एंड ये वाला एक हमने नोटिस किया है, बहुत ही ये भी हाईली प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आप मान सकते हो, जबकि यूपीएससी का बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है कि एक न्यूमेरिकल आता है, जनरली वो कंपेंसेशन एक्ट से ही पूछते हैं, एंड वो भी अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हियर अ पर्सन एज्ड 48 years was working in a mine where he met a fatal accident while working underground. He was receiving monthly wage of 12,000 when this unfortunate accident occurred. What is the amount of compensation payable to him under the Employees Compensation Act? मतलब fatal accident मतलब he is no more. So यहाँ पे कितना दे सकते हैं? सो वेयर डेथ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, हर चीज का हमने बहुत क्लियरली लाइव क्लास में कवर किया है। वेयर डेथ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, वेयर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम इंजरी, वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, वेयर टोटल टेम्पररी डिसेबलमेंट होता है दैट रिजल्ट फ्रॉम इंजरी। इन ईच ऑफ दीज केसेस अलग अलग कंपेंसेशन दिया जाता है। सो हियर डेथ के केस में 50% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। ये रेलेवेंट फैक्टर बहुत क्लियरली मेंशन, मतलब हर एक टेबल दिया है कि कौन सी एज, क्योंकि अगर वो बहुत ही एज है तो रेलेवेंट फैक्टर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर उसका एज बहुत यंग है 48 years का है, इसलिए ये इन्होंने ये भी मेंशन किया है, मतलब he has still scope to earn, so accordingly the compensation would be there, so that you have to understand. So relevant factor है, so बहुत सारे relevant factors है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो relevant factor वो दे रहे हैं। आपको क्या याद रखना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज। वो डेथ हुआ तो कैसे मिलेगा, डिसेबिलिटी हुआ तो कैसे मिलेगा, उसके बेसिस पे होगा। ओके, सो उसी के बेसिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड हियर कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका सी आंसर आएगा। ठीक है, सो जैसे
आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दूसरा भी क्वेश्चंस कवरेज का भी एंड हाउ यू हैव टू कवर. दूसरा क्वेश्चन नंबर 10. The mandate of giving a notice of 6 weeks as provided under the Industrial Dispute Act is or are applicable to which of the following categories of people? ये हमने लाइव क्लास में भी कवर किया है and also we have covered this under the UPSC, EPFO, APFC and EOR AO master course जो concept note से under the Industrial Disputes Act. Now this prohibition of strikes clearly दिया है public utility services में. ये employer मतलब both strikes and lockouts यहाँ mention किया under section 22. मतलब ये employer के लिए भी applicable होगा ये timelines and workmen के लिए भी. So workmen employed in public utility services before going, employers carrying out before declaring lockout. दोनों केसेस में वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी सर्विस बिफोर गोइंग ऑन फॉर स्ट्राइक उनका अलग है. दैट्स नॉट द केस हियर. उनको 6 वीक्स की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सो दैट उनको दिक्कत ना हो. ओके तो उनको तो डेफिनेटली ये सेक्शन 22 का फॉलो करना पड़ेगा. 6 वीक्स का जो नोटिस है. सो यहाँ पे 1 and 2 विद आंसर. ये ऑलरेडी कवर्ड है बोथ लाइव एंड इसमें. Moving on to our next question. Now this is from the Payment of Gratuity Act. Again, one of the important social security acts. In which of the following situations will gratuity be payable to Mr. X under the Payment of Gratuity Act? ये हमने बहुत clearly live class में cover किया था. When it comes to the question on the payment of gratuity, उसकी eligibility क्या है? एक तो 5 years of continuous service है. तो यहाँ पे resigns from the industry after rendering continuous service of 6 years. So 5 years का threshold उसने complete किया है. So इसको मिलेगी gratuity. दूसरा हम लोग ये भी बोल रहे हैं अगर उस एम्प्लॉय का एक्सेप्शन है. व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? अगर उस एम्प्लॉय का डेथ या डिसेबलमेंट हुआ है देन इन दैट केस 5 years की सर्विस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है. ओके सो ये 2 years के बाद एक्सीडेंट में चला गया. सो इसको मिलेगा. ये भी एलिजिबल है. एंड जब हमने बोला कि 5 years का कंटिन्यूस सर्विस है वो कब उसको मिलेगा? अगर सुपर एन्यूएशन हुआ है या रिटायरमेंट हुआ है या रेजिग्नेशन हुआ है. सो रेजिग्नेशन वाला तो यहाँ पे आ गया. थर्ड पॉइंट इन्होंने वही दिया है रिटायर्स. सो आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस फॉर 5 years. यस ये भी एलिजिबल है. एंड ग्रेचुइटी कैलकुलेशन किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से वो कैलकुलेट करके वो अमाउंट दिया जाता है. दिस एज ए ग्रेटिट्यूड. आपने इतने लंबे टाइम तक एक एसोसिएशन के चलते एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका एक रिकॉग्निशन के लिए ये दिया जाता है. यस इसमें आप देख सकते हो तीनों ही इसमें आते हैं राइट एज पर दिस. एंड ये हमने बहुत क्लियरली लाइव क्लास में कवर किया है along with the calculation as well. Moving on to our next question. Which one of the following is not a right provided to a registered trade union under chapter 3 of the Trade Unions Act? ये हमने कॉन्सेप्ट नोट्स में भी कवर किया था एंड लाइव क्लास में भी हमने कवर किया था ना क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ ए टैबुलर इसमें टेबल में फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. तो इसमें सेक्शन 17, 18, 19 डील करता है रिलेटेड टू द इम्यूनिटी दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स. ओके वर्कर्स मतलब स्पेशली द एग्जीक्यूटिव. सो यहाँ पे इम्यूनिटी डज नॉट अप्लाई व्हेन कमिटिंग अ कॉन्स्पिरेसी या टॉर्शियस एक्ट. टॉर्शियस एक्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी या गलत कंटेम्पलेशन ऑफ ए ट्रेड डिस्प्यूट. तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं ये ऑप्शंस ये सभी का है. देखिए एनीवन एज्ड 15 और मोर. सो यहाँ पे गिविंग मेंबरशिप ये कोई गलत नहीं है. इट कैन बी डन. यस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट फंड. ये सेपरेट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि उनका जो रेगुलर वेलफेयर फंड है उसमें निकाल सकते हैं पैसे पर पॉलिटिकल पर्पसेस. नो वो अलग से कर सकते हैं. ओके मेकिंग चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकते हैं जो वैलिड है. ओके बट ये नहीं कर सकते. सो ये इनका राइट नहीं है कि आप कॉन्स्पिरेसी भी करो विदाउट द नॉलेज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन. मतलब जो उनका ऑफिस बेरर है दैट इज नॉट ए राइट ऑफ वर्कर या फिर मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन. सो ये भी कवर्ड है and in the live class as well as in the concept notes of the Trade Unions Act 1926. So moving on to our next question. In which one of the following circumstances can Ms. X, who is a government servant, not claim maternity benefit for 26 weeks as prescribed under the Maternity Benefit Act 1961? And this, ये one of the I would say highly tweaked या फिर highly applied sort of question जो confusion create करता है. ठीक है. Now यहाँ पे section 5 of the Maternity Benefit Act gives right to payment of maternity benefit.
ओके इसमें इधर वो खुद प्रेग्नेंट है एंड फर्स्ट ना 2 लाइव चिल्ड्रन के लिए इसको मिलता है। दूसरा अगर वो एडॉप्ट कर रही है तो मिलेगा। तीसरा कमीशनिंग मदर है तो भी मिलेगा। कमीशनिंग मदर मतलब वो दूसरी ना कोई और सरोगेट है उसके चलते हुए वो बच्चा इसको मिलेगा। ओके इन तीनों केसेस में मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन ये ऑप्शंस में दिया है no not claim, she cannot claim when in what circumstances she has one surviving child and is a commissioning mother, मिलेगा उसको क्योंकि एक सर्वाइविंग चाइल्ड एक ही है एंड कमीशनिंग मदर है एंड कमीशनिंग मदर्स के लिए है यहाँ पे क्लियरली दिया है। ठीक है नाउ शी हैज नो सर्वाइविंग चाइल्ड एंड इज अ कमीशनिंग मदर, यस तब भी मिलेगा उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एज पर दिस एक्ट। शी हैज नो सर्वाइविंग चाइल्ड एंड फेसेस ए मिसकैरेज, तब भी उसको मिसकैरेज के लिए जो भी अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। ओके एंड इसमें एक और पूछा है शी हैज वन सर्वाइविंग चाइल्ड एंड शी इज एक्टिंग एज अ सरोगेट फॉर सम अदर पर्सन। सरोगेट तभी होता है जब वो दूसरे के लिए बच्चा वो कर रहा है लेकिन खुद का नहीं है। सो ऑब्वियसली खुद का नहीं है तो वो इस एक्ट के तहत क्लेम ही नहीं कर सकती, राइट। सो थोड़ा ये बहुत ही ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन आई वुड से एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। सो हियर एक्चुअली बी वुड बी द राइट आंसर। सो हियर या हमने क्लियरली ये कवर किया है एंड इवन लाइव क्लासेस में भी ये कवर हुआ था। वुमेन जो अडॉप्ट करती है या कमीशनिंग मदर है या खुद मदर बनती है इन तीनों केसेस में इसको ये मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर लीव मिलेगा। ठीक है बट नॉट व्हेन इट कम्स टू अ सरोगेट। वो खुद अगर सरोगेट बनेगी तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है खुद वो सरोगेट बनेगी तो मिलेगा करके। सो दैट्स द रीजन that's not the right answer and here this was covered in the UPSC EPFO APFC and EO master course covered in the social security concept notes जो maternity benefit act का है। moving on to our next question, this again maternity benefit act का question है how many nursing breaks does the maternity benefit act prescribe for a woman who returns to work after the delivery? so nursing breaks का भी act में बहुत clearly mentioned है जो रेगुलरली जनरली 2 ब्रेक्स मिलते हैं तो इनको 4 विजिट्स पर डेली इंक्लूडिंग द रेस्ट इंटरवल। सो यहाँ पे 2 ब्रेक्स इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर द रेस्ट अलाउड टू हर। वो कितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं दे सकती। जनरली 2 इंटरवल्स मिलते हैं 2 ब्रेक्स मिलते हैं उसमें 2 एडिशनल ब्रेक्स दैट्स इट। ओके सो ये भी हमने इस एक्ट के तहत हमने लाइव क्लास में भी कवर किया है एंड कॉन्सेप्ट नोट्स में भी आप देख सकते हो ये कवर्ड है। लाइव क्लास का है ये कॉन्सेप्ट नोट्स का है। ठीक है मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज 2025 इज और आर करेक्ट। So spree is approved by the ESIC. Yes, it is approved by the ESIC. बहुत clearly mentioned है. This is covered in the UPSC, EPFO, APFC and EO AO master course. Scheme Stack जुलाई 2025 का जो स्कीम स्टैप का मैगजीन आया था उसमें ये कवर्ड है। Spree provides one-time opportunity for unregistered employers and employees, including contractual and temporary workers. Yes, objective to bring unregistered employers and employees, including contractual and temporary workers, into force. Yes, so ये दोनों ही correct है. So ये भी clearly covered है in the magazine. Moving on to our next question. Which of the following statements relating to the recent steps taken by the government of India under the employment linked insurance scheme is or are correct? So इसमें ELI scheme has an outlay of about approximately उन्होंने बोला approximately 1 lakh crores, yes 99,446 crores का है इसका covered under the UPSC, EPFO, APFC and EO और AO मास्टर कोर्स स्कीम स्टेप नवंबर 2025 जिस महीने में आपका एग्जाम हुआ था लास्ट में उसी टाइम आपको दे दिया गया था। and establishment registered with EPFO required to hire at least 2 additional employees जहाँ पे 50 से कम लोग हैं। yes देखिए 2 और more 2 minimum 2 so इन्होंने minimum 2 वाला threshold जो किया है। नेक्स्ट 5 और मोर जहां पे मोर देन 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे और 5 एडिशनल एम्प्लॉयज 5 और मोर है। सो 5 भी है रीजनेबल है। सो ये भी इसमें कवर्ड है। सो ऑल द 16 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया है सोर्सेस फ्रॉम द एड्यूटैप कोर्स कंटेंट कहाँ कहाँ से ये कवर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट से कवर्ड है या फिर कौन से लाइव क्लास में लाइव क्लास में अगर कवर्ड है तो लाइव क्लास का ऑल थ्रू योर स्निपेट्स स्नैपशॉट्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है एंड वी रियली होप दैट आपको ये सेशन
अच्छा लगा होगा। And before winding up, I would like to highlight all the two major courses of EduTech for the upcoming UPSC EPFO examination for both APFC and EO और AO। एक तो हमारा मास्टर कोर्स है जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है in the form of concept classes, that is recorded videos, concept notes, current affairs magazine, solved previous year questions, chapter wise mock test, current affairs mock test, full length mock test, ये सब मिलेगा। ठीक है। एंड इसका जो लिंक है वो ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप इस लिंक को क्लिक करके भी आप परचेस कर सकते हैं इफ यू वांट। नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट्स है जो हम कोर्स लेना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ ऐसे नो इंडिविजुअल कोर्सेज ऐसे कुछ लेना चाहते हैं, एंड वो है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सेम कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब मिलेंगे रिलेटेड टू दैट स्पेशल सब्जेक्ट ओनली जो आपने चूज किया है। ओके। एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड इफ एनीवन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग यू कैन गो अहेड विद दैट। एंड नहीं मुझे एक बार साइट पे भी जाना है तो डेफिनेटली ये आपका लिंक है जो आपको एड्यूटैब के यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज में लेके जाएगा, एंड इसका भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जो आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं हमसे। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, अभी आप कर सकते हो। Please do subscribe to our YouTube channel, and if you have any queries or questions related to courses या कुछ है तो definitely you can reach out to us on this number, और आप हमें इस मेल आईडी पे भी ईमेल लिख के अपना क्वायरी या जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। Okay, once again, thank you very much, and I wish you all a very all the best for your exam preparation.